बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, आज जो दिन का आगाज़ था वो एक बड़ी खबर के साथ हुआ था, और वो बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ी नहीं थी, शायद उनके लिए भी बड़ी थी, मगर मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला जी, उसका तनाजुर तो ये है कि ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में जो एक कशमकश चल रही है सियासी, उसके अंदर इदारों की आपस में तनाव है कि जब से मामला मखसूस नशस्तों से शुरू हुआ है कि उसका जब से 8/5 का फैसला आया हुआ है, तो एक हुकूमत की तरफ से एक बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आएगा जी, वो अमल दरामद नहीं करना। उसके लिए उन्होंने कानून साजी भी कर ली और रोज़ बयान दागे जाते हैं। और वो ये 11 जजेस का फैसला था एक्चुअली, तो जिन्होंने इसकी सर्जनिश की थी और जिसको अपोज किया था फैसले को, तो उन जजेस के ख़िलाफ़ भी ये कैंपेन से स्टार्ट हुई हुई है। और इनमें से अक्सर जो ज़्यादातर जजेस हैं वो माजी में कई ऐसे फैसले कर चुके हुए हैं जिसका बेनिफिशरी जो है ना नून लीग रही हुई है। मगर यहाँ एक सिलसिला बन गया है कि जब अब आपके हक में आता है फैसला तो वो अच्छे हो जाते हैं, जब बुरे हो जाते हैं। मगर इस वक्त वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा बुरान आ गया है कि जब से ये कहा गया है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा? एक तो कानून बना दिया गया है, उसके बाद अब ये जो फैसला आ गया है इसका डायरेक्टली ताल्लुक तो नहीं था। इसके अंदर जो चार जो नून लीग के 3 MNA और 1 MPA साहब, अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर क़य्यूम नैरा, जुल्फ़िकार अहमद और MPA राना अरशद, 3 MNAs और एक उनकी अपीलें मंजूर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट से, और जो उसके उनको बहाल कर दिया गया, MNA और MPA डिक्लेयर कर दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पे वो मामला ऐसा है कि पहले ही मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये एक बहस चल रही थी कि क्या उससे 2/3 की मेजॉरिटी अक्सरियत तो नहीं तब्दील हो जाती, और क्या कोई ऐसा अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो ये एक पहले तो ये तासुब नहीं था, स्पेकुलेशन नहीं थी, इसकी तस्दीक की है आज़म तारड़ साहब ने कि जी हाँ, हमारे यहाँ ये सोच विचार हो रही थी कि हम मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को, जस्टिस फाइज साहब को एक्सटेंशन दे दें, क्योंकि ये बार बार कहा ये भी जाता है कि उन्होंने इनकार कर दिया, ये भी कहा जाता है। मगर बहरहाल इसके बाद से इन तमाम सीटों की एक जो है, इन तमाम फैसलों की एक तनाजुर बदल गया हुआ था। तो ये भी देखा जा रहा था कि जनाब वो 3 अब चले गए, शायद और भी फैसलों में ये सिलसिला चला गया है। मगर इसके हवाले से ये फैसले के अंदर जो है ना 2-4 चीज़ें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो बड़े ही सख्त थे कि उन्होंने कहा कि एक तो इलेक्शन कमीशन की एड के लिए वो आए। उन्होंने कहा कि जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और कान से मुतल्लिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए हैं। ये जजेस लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, ये लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये कहा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन का, हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है पिछले 2-3 साल में कि बेताशा फैसलों के अंदर और अदालत की तरफ से स्ट्रिक्चर्स आ चुके हुए हैं। अभी रिसेंटली ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इसके अंदर खुद ये चीफ जस्टिस साहब समेत सभी जजेस ने ये तो इकरार किया, इस पे तो कंसेंसस था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का जो फैसला था उसकी तशरीह गलत की। तो ये तो खुद वो रहा, उसके बावजूद ये वाला इलेक्शन कमीशन को एक किस्म का ये हल्लाशेरी देना, उसके ऊपर एक सवालात आ रहे हैं। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब देखें सुप्रीम कोर्ट एक एपीलेट कोर्ट है, उसके अंदर या तो अपील जाती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मामला हो, या फिर 184 के खुद नोटिस वो कोई ले इंसानी हकूक़ के वाले से, ये 300 आता है। ये जो नॉर्मली ये होता है, इवन हाई कोर्ट के अंदर भी इस तरह के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड होते हैं ये फैसले नहीं आते। इसके अंदर ट्रिब्यूनल के ही अंदर जाना होता है, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया जा सकता है। डायरेक्टली आने के जो है वो नहीं बनते। तो ये इसके हवाले से जो ये फैसला अब आ गया है, और उसके अंदर जो इख्तलाफी नोट आया है
वो भी अब्बासी साहब का, जी जस्टिस अकील अब्बासी साहब का, उन्होंने भी जो है उतने ही सख्त रिमार्क है, 2+1 के हवाले से इख्तलाफी नोट है। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा जनाब के आप भी मेरे साथ अगर उसमें कर दें कि हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला किया। उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट ने जो ये तनाज़ा क्या था, तनाज़ा ये था कि पहले रिटर्निंग अफसरों ने ये कह दिया, केस ये था कि रिटर्निंग अफसरों ने ये कहा कि जब ये हुआ कि उन्होंने एप्लीकेशन दी कि रीकाउंटिंग करें, उन्होंने रीकाउंटिंग नहीं की और बाद में इलेक्शन कमीशन के साथ इत्तफाकन 3 रिटर्निंग अफसरों ने तकरीबन एक ही जैसा बयान दिया कि जनाब हमारे पे प्रेशर था और इत्तफाकन सब कुछ इत्तफाकन हुआ कि हमारे पे प्रेशर था या बाहर हल्ला बड़ा केओटिक माहौल था, डर खौफ का माहौल था, हमने इसलिए कंसोलिडेशन जल्दी में कर दी। वंस कंसोलिडेट हो जाए तो फिर उसके बाद मामला सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जा सकता है, वो किसी की और नहीं। यही इसी उसमें उन्होंने जो अकील अब्बासी साहब ने ये जो इख्तलाफी नोट दिया है, उन्होंने कहा जी ये लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं वो बैत की, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात दी गए, इलेक्शन कमीशन वंस कंसोलिडेट हो जाए तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कोई फैसला कर ही नहीं सकता। इंतखाबी तनाज़े जा सकता है, आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रजू किया जा सकता है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ा पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज है। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये अपना 23 सफ़े का इख्तलाफी नोट है। इसमें सबसे बड़ी बात है आमिर साहब, उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया, एक तो इलेक्शन कमीशन का और सेकेंडली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दे सकती। ये भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है ना वो रिमार्क्स दिए हैं। जी उन्होंने साथ में कहा जी आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है और इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद कंसोलिडेशन हो जाए, गिनती मुकम्मल हो जाए, उस वक्त रिटर्निंग अफसरान ने कहा कि नहीं मुकम्मल हो चुकी हुई है और का किरदार इलेक्शन कमीशन का किरदार उसके बाद जब हो जाए तो ख़त्म हो जाता है। और अगर किसी को मसला हो तो इंतखाबी नताइज से मुतासराना अफ्रीकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर सकते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है, जो है ये नोट दिया है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार ख़त्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ा होगा कि एक दफा इलेक्शन कमीशन इसमें अपना रोल नहीं प्ले कर बिल्कुल नहीं कर सकता। रिटर्निंग अफसरान और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़ा पर कोई फैसला नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। तो ये उन्होंने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर आईनी और कानूनी हुक्म नहीं कि उसकी मुदाखलत की जाए। तो एक बड़ी उन्होंने इस फैसले के ऊपर एक तो तनकीद, ये इख्तलाफी नोट तो होता है पर बड़े सख्त अल्फाज में किया हुआ है। तो ये अब आ गया है, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं कि ये एक तो ये कहा जा रहा है कि इससे फ्लड गेट्स खुल जाते हैं कि इसके बाद क्योंकि फिर बाकी लोग भी सुप्रीम कोर्ट से ये फैसले आने शुरू हो गए कि नॉर्मली मैंने कहा ना ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे जाता है और यहाँ पे इशू ये चल रहा था क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का भी जो है वो फैसला याद रहे कि पहले ही डिले पंजाब के अंदर हुए हुए हैं। पहले उनके कहा गया रिटायर्ड जजेस लगवाने की कोशिश गई, फिर जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जनाब ये नई हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा वो करेंगी, उन्होंने सो अभी तक उसको रुकावटें डाली जा रही हैं। तो ये जो केसेस थे क्योंकि ये फिर ये भी इत्तेफाक है कि ये तीनों चारों नून लीग के थे और इन चारों के अंदर फिर एक जो सवाल किया जा रहा है स्पीड दिखाई गई कि यहाँ पे बेताशा और केसेस हैं। धांधली का एक केस है जो कि पड़े हुए हैं जो कि नहीं लग रहे, इसके अंदर बड़ी स्पीडीली इसको टेकअप करके फैसला भी आ गया और इसके अंदर जो बिलाल इजाज का खासतौर पे बड़ा फनी सूरत हाल है जो कि नारा साहब जीते हैं गुजरांवाला से कि ये 3-4 दफा पलटाई खा चुके हैं। पहले इनको ये जीत गए, फिर इनको हरवा दिया गया, फिर इनको जितवा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से हार गए। तो ये जो है ना ये फैसला ही नहीं हो पा रहा कि इसके मतलब क्या किया जाना है। ठीक है, जो है ठीक है। अभी आमिर साहब ये तो बड़ा सख्त मामला है, अगर आप कहें तो अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी एक अच्छा ठीक है जी, ठीक है आमिर साहब अभी ब्रेक ले लेते हैं। फौरी तौर पे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे कुछ इसके मामलात भी आप लोगों के सामने रखेंगे, जो सियासत के मैदान के अंदर सियासी पेचीदगियां चल रही हैं कुछ इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, सियासत पे बाद में जाते हैं। आपने बिलाल इजाज साहब की बात की थी, तो बिलाल इजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बिलाल इजाज साहब से पूछते हैं, आमिर साहब, जीत के हारना, फिर हार के जीतना, फिर से हारना कैसा है? ये बिलाल साहब जो आपका सीसॉ चल रहा है, कभी आप जीत जाते हैं, हार जाते हैं, ये चौथी दफा हो चुका है। ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? क्या कहेंगे कि आप इस फैसले के मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी आमिर साहब, पहले तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि जिस तरह आपने अभी बात की है कि इसी निज़ाम, इसी करप्ट माफिया के अगेंस्ट मेरा और इस मुल्क का और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर इमरान खान इस सिस्टम को ठीक करने के लिए इस वक्त 1 साल से तो झूठे मुकदमात में जेल की सजा काट रहा है। बात यह है कि सीसॉ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं खान के मैं चाहूंगा कि आप इस फैसले में फिलहाल आ जाएं। इस वक्त आपको जो बुलाया गया है कि आपको इसके अंदर जो लीगली इसके अंदर क्या एतराज़ात नजर आते हैं? देखें जी, फैसले की मैं अगर बात करूं तो सीधी सी बात है, जब किसी इलेक्शन के बाद रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाता है, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाता है, तो मेरा ख्याल है शायद ये मेरा ही एक फैसला है कि जो 3 महीने बाद रिकाउंट का फैसला किया गया, मुझे डीसीट किया गया, उसके बाद हाई कोर्ट ने मुझे फिर दोबारा बहाल कर दिया और हाई कोर्ट बहाली के बाद फिर 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब को याद आया कि मैंने इंसाफ इस मुल्क को में फराहम कर रहा है। मैं जरा जस्ट टू क्लैरिफाई, आप पहले जो जीत गए थे और आपको जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, कितने वोटों से आप जीते थे, और उसके बाद एप्लीकेशन दी गई थी रीकाउंटिंग की, जो कि आरओ साहब ने उस वक्त आपको पास कर दिया और उनकी जो एप्लीकेशन रीकाउंटिंग की रिजेक्ट कर दी थी, ऐसा ही है? जरा ये तफसील बताएं ताकि मैं समझना चाहता हूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग है आपका। मेरा जो केस है इस वक्त पाकिस्तान में हर बच्चे को याद हो चुका है। बिल्कुल इन्होंने इसी तरह किया था कि मेरी जो लीड थी इसको इन्होंने रिकाउंट का ऑर्डर किया, रिकाउंट के फैसले के बाद रिकाउंटिंग की गई है, ना मुझे बुलाया गया, ना मेरे किसी वकील को अंदर जाने दिया, ना मेरे को फोकल पर्सन अंदर गया था, ठीक है जी। इन्होंने 11,700 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिजेक्ट किया, बाकी किसी एक जमात का आधा वोट भी रिजेक्ट नहीं हुआ। पहली बात, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में अगर केस गया तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब उन लोगों को सजा देंगे जिन लोगों ने मुझे जाली स्टंपिंग करके हराया था, बजाय इसके कि मुझे इंसाफ मिलता। तो रिकाउंटिंग जो हुई थी उसके अंदर आपके कितने वोट रिजेक्ट हुए थे? 11,700 में पहले आपको बता चुका हूँ, 11,700 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिजेक्ट हुआ, बाकी किसी जमात का आधा वोट भी रिजेक्ट नहीं किया गया। अच्छा, तो अभी इसका ये फाइनल फैसला हो गया है कि और रिकोर्स अब आपके पास है कुछ? जी नहीं, बिल्कुल इंशाअल्लाह आज हमारी 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इंशाअल्लाह पार्टी के लीडरान ने भी फैसला किया और अंदर से जेल से खान साहब का पैगाम है कि इंशाअल्लाह हम इस फैसले को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह हम रिव्यू में जाएंगे अल्लाह ताला के फजल करम। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका, जो है बहरहाल ये सीसॉ देखते रहे कि कब तक ये सिलसिला चलता है। ये बड़ा खतरनाक किस्म का सीसॉ है जिसमें पूरा पाकिस्तान का सिस्टम इस वक्त जो है ना वो हैंग हुआ हमें नजर आ रहा है, किसी एक सतह पे हमें नजर नहीं आ रहा है। इसके अंदर जो है ना एक चीज जो है वो जो मैं कह रहा था ना, फ्लड गेट्स खुल जाते हैं कि इसके अंदर जो ज़्यादातर केसेस हैं, जो एतराज़ात हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स पे, वो पीटीआई के लोगों के हैं। सो अगर मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ये रिकाउंटिंग जो है ना बहाल लोग हो सकते हैं डायरेक्टली, बीच में इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी निकल गया, इलेक्शन कमीशन भी निकल गया, हाई कोर्ट भी निकल गया, तो ये फिर बाकियों के लिए भी जो है ना एक राह खुल जाती है, तो एक इस किस्म का एक नया कट्टा खुल जाता है। मैं अगर आपके सामने आमिर साहब एक सिचुएशन रखती हूँ, उस सिचुएशन में आप बताइएगा कितने कट्टे मजीद खुलेंगे। जैसे कि आपने ये बताया, ये है सिलसिला, एक तरफ तो रिजर्व सीटों का मामला है, हमें पता है कि अभी उसके ऊपर कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर जीते हुए लोग दोबारा से हार जाएंगे और नून लीग के लोग जीत जाएंगे तो नून लीग को कितना फायदा इसका मुयसर आ सका। और जैसे आपने कहा फ्लड गेट्स हैं, सिलसिला रुका तो नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, न जाने और कितने लोग मुझे लगता है कि जो है ना वो तमाम अपनी किश्तियां जला चुके हैं नून लीग वाले। वरना होता क्या है कि सियासी पार्टियां जिनको एक मुस्तकबिल में भी रहना होता है तो उनको ये ख्याल करते हैं कि उतनी की गलतियां करें जिसकी कल को जवाब देना पड़ता है ना। अभी वो एक होता है कि वो जो पोकर की ज़ुबान में, जुए की ज़ुबान में एक इस्तेलाह होती है कि जी ऑल इन, सारा कुछ ही दाव पे लगा दो।
तो वो दाव पे सारा कुछ ही लगाना शुरू हो गए हैं। उसके अंदर उनको ये परवाह नहीं रही है कि ये कल को ये जवाब देने पड़ेंगे। अब देखें कि इस तरह की बातें ये कोई हवा में तो नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, कितने साल हो गए, आज तक ये ताना दिया जाता है कि जी आपने ये काम किया था। सो इस वक्त जो किए जा रहे हैं जो इकदामात के जिस तरीके से ये अदालतों के हवाले से, तो उनको भी ये परवाह नहीं रहेगी। उनके लिए सर्वाइवल का मसला है। उन्होंने ये डांग टपाऊ करना है कि ये किसी तरीके से नो मैटर व्हाट जो है ना, उन्होंने इख्तियार में रहना है। और उसका जो सबसे बड़ा जो मसला है वो ये दूसरी जो कंट्रोवर्सी है जैसे मंसूर अली शाह साहब का जो वीकेंड के ऊपर हुई, उन्होंने एक स्पीच की है। बिल्कुल जी, उन्होंने जो ये कहा और जो है कोई ऐसी गलत बात भी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद आईनी तकाजा करार देते हुए कहा कि ये बात ज़हनशीन कर लें, हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। इंतजामी इदारों को समझना होगा उनके पास फैसलों पर अमल दरामद के अलावा कोई चॉइस नहीं है, रास्ता ही नहीं है कोई भी। अब उसके बाद से जिस तरीके से रिएक्शन आया है कि उनके मुतालिक अब ये जाहिर है वो अब देखें वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। मुमकिन तौर पे नहीं है, मतलब जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि नोटिफिकेशन को तो जारी होगा जब तक ये आप कह सकती हैं कि आईनी तरमीम अगर नहीं आती तो उनको कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। आईनी तरमीम ना आए तो वो हैं ऑफ कोर्स जो अभी तो फिलहाल नहीं है। उनको उन्होंने बड़ा एतराज़ किया कि मुझे आप ये ना कहें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो प्यूनी जज हैं, सीनियर मोस्ट हैं और वो इसके बाद वो अक्टूबर के अंदर वो बनेंगे। मगर जिस तरह आप देखें बाकी और लोगों को भी आया है, मगर राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह कहा है कि जनाब ये जज का काम नहीं है तकरीर करना, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसके मुताबिक करना होगा। कानून साजी करना तो पार्लियामेंट का काम है, तशरीह सुप्रीम कोर्ट का। ये कौन तय करेगा कि ये फैसला जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने दिया है या आईन और कानून के मुताबिक नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। ये जो अगर बहस आ जाए कि जनाब ये जो कहा जा रहा है, ये तासुर ये जो बनाया जा रहा है और बयानिया बनाया जा रहा है कि जी उन्होंने ओवरराइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया है, तो अगर ये किसी का ख्याल है तो ये इस बात का भी फैसला कि रीराइट किया है या तशरीह की है ये सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है। तो ये इसके अंदर इनके कहने से या किसी के कहने से ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जनाब उन्होंने तशरीह की है तो ये तशरीह है। सो पहली बात। दूसरा ये है कि अमल दरामद के हवाले से याद रहे कि ये वैसे बाय द वे ये 8 जजेस में से ज़्यादातर जो वो लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि 90 दिन के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो है उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बंदयाल साहब जो है ना वो बड़े कमज़ोर चीफ जस्टिस साबित हुए थे और ये फैसला आने के बाद उन्होंने कहा जी ये तारीख फैसला करेगी, तारीख के ऊपर छोड़ के चले गए। लिहाजा वो 1 साल तक जो है पंजाब की भी और वफाक की हुकूमत भी लटकाई गई और इलेक्शंस डिले हुए और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मगर मुझे लगता है कि ये उसी जस्टिस बंदयाल साहब ये जस्टिस मंसूर अली शाह को भी जस्टिस बंदयाल समझ रहे हैं। वो उन्होंने ये जो कहा है वो बड़े उनका एक करियर देखें, उन्होंने हर दौर में वो इस तरह दबने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये क्लियर, वैसे मज़े की बात इसके अंदर जो एक मज़े का खेज बात ये है कि उन्होंने ये जो अमल दरामद की बात की थी उसका एक तनाजुर ये भी था कि ये अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से 2014 का एक फैसला है जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा। तो उस पर वो बात कर रहे थे, मगर वो क्योंकि आजकल यही एक कॉन्टेक्स्ट हुआ हुआ है और आइंदा ये देखना है। हाँ, तो मेरी सिर्फ ये उम्मीद है कि मेरा ख्याल काफ़ी सारी जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि अमल दरामद होना है नहीं होना, और क्या ये जो कानून बनाया गया है अभी रिसेंटली इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई हैं, क्या ये इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है या नहीं होता, इसके ऊपर उसके आड़े आता है या नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं क्यों ये अभी जूही मेरा ख्याल है और उम्मीद भी है कि ये इस फैसले का मखसूस नशिस्तों की डिटेल जजमेंट आ जाएगी। जब डिटेल जजमेंट आएगी तो इस बात की काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी सारे ये जो अबहाम हैं, ये जो सवाल हैं, इनका जवाब आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन की भी तसल्ली और तशफ़ी कर दी जाएगी कि जनाब उन्होंने जो री इंटरप्रटेशन के लिए कर दिया गया है और पार्लियामेंट के लिए और तमाम लोगों के लिए उसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। खासतौर पे वो जो इख्तलाफी फैसला आया था तफसील के साथ, उसके मामलात को भी बड़ी हद तक क्लियर कर देगा ये जो अक्सरियती फैसला अभी आएगा।
सारे ये हम इसलिए ये मौका मिल रहा है, ये जो सारे क्वेश्चन जो आप भी अभी कर रही हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ कि जनाब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा नहीं होगा, अमल दरामद होगा नहीं होगा, रीराइटिंग हुई नहीं हुई, जो है ये डिटेल जजमेंट जब आएगी तो उसके अंदर आई एम श्योर कि वो ये तमाम सवालों के जवाब होंगे। लेट हो रहा है, मेरा ख्याल वो आ जाना चाहिए अब जो है, तो उसके ऊपर छुट्टियों में पहले तो गए हुए थे, ये एक जायज़े के एतराज़ था, पर मेरा ख्याल है जो ही ये टेकअप होगा तो ये इसी हफ्ते में उम्मीद है कि ये डिटेल जजमेंट आ जाएगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगस्त के आखिर तक मुमकिन तौर पे चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सियासत पे अगर मजीद बात करनी है तो ठीक है, वरना आमिर साहब मुझे अपने चैंपियन के ऊपर भी बात करनी है। जी 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 नहीं, चैंपियन पे बिल्कुल, वो एक्चुअली आज इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई कि हम शुरू सोच रहे थे, फिर जनरल फैज वाला चीज़ आ गई, फिर ये फैसला आ गया, तो बिल्कुल जी अरशद नदीम तो वो हीरो है और खुशियां मनाई जा रही हैं और बिल्कुल मनाई जानी चाहिए। मगर इसके पीछे आप देखें कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, पर उसकी वजह यह भी है कि आप देखिए हम कितने ज़्यादा तरसे हुए लोग हैं कि हमारे यहाँ ज़िंदगी में खुशियाँ इतनी कम रह गई हैं, इतना घुटन का माहौल है, और पिछले काफ़ी अरसों से इस महंगाई की बुरी खबरें ही आती हैं ना, आप और हम भी क्या लोग तना तो देते हैं, गिला भी करते हैं, मगर क्या करें, खबर नहीं, रोज 2-2.5 रुपए की बिजली बढ़ जाती है, गैस के मसले हैं, लोड शेडिंग है, महंगाई है, बिल 3 गुना ज्यादा आ रहे हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तूफान आ रहे हैं, बारिशें आ रही हैं और जो है लोग मर रहे हैं। तो इस तरह की जब बुरी खबरें हैं तो उसमें एक खबर आ जाए, और वो भी देखे ना ओलंपिक्स में पहली दफ़ा कोई एथलीट जीते, और वो भी एक अरशद नदीम, एक ऐसा शख्स जिसका बुनियादी तौर पे अपना एफर्ट है और उसके ख़ानदान का एफर्ट है, और वो भी एक लतीफ़ा सा बन गया जिस तरीके से क्रेडिट छीना जा रहा है। मगर अरशद नदीम वो शख्स है, मैं समझता हूँ इसलिए भी लोगों के दिल को ज़्यादा छुआ है कि वो एक आम आदमी है, उसके साथ लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी कहानी एक आम आदमी की कहानी है, और इट इज़ वेरी रेयरली, बड़ी इस तरह कभी कमोबेश होता है कि एक शख्स इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हो, तो उसका जो बड़ी बात, अच्छी बात है, खुशियाँ मनाई जानी है और मनाई जा रही हैं और मनाई जानी चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसका भी हक है, हमारा भी हक है। इस तरह की खबरें पाकिस्तान में आप 1992 में लास्ट आई थी कोई अच्छी खबर स्पोर्ट्स के हवाले से, और वो भी क्योंकि मुतनाज़ा बन गई, और वो भी मैं देख रहा लतीफ़ा चल रहा है, उन्होंने कहा जी उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी तो, और अभी भी नून लीग की गवर्नमेंट है, देखे ना कमाल तो 92 मीटर हो या 92 का वर्ल्ड कप हो, उन दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, वो क्रेडिट तो लेते हैं आमिर साहब, वो कहते हैं यूथ फेस्टिवल्स भी हम कराते हैं, हमारा क्रेडिट है। अभी आमिर साहब मेरे पास तकरीबन लास्ट 5 मिनट्स रह गए, लेकिन आज हमारे पास चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि सियासत को हम बिल्कुल टच नहीं कर सकते, और सियासत के अंदर जो है वो मोस्ट हॉट टॉपिक जो है वो ये है कि 14 अगस्त के बाद क्या होने वाला है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही है 14 अगस्त के बाद क्या होने वाला, अपोजिशन का सियासी इत्तेहाद हमें देखने को मिलेगा, कोई बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस किस्म की अनाउंसमेंट्स मुसलसल हो रही हैं। नहीं, अनाउंसमेंट्स तो ये वो चल रही हैं, मगर मुझे लगता है कि ये कोई पीटीआई के क्लेम्स की वजह से नहीं कि वो कह रहे हैं 2-3 महीने में कुछ हो जाएगा, मगर नून लीग का और हुकूमती अलायंस का जो रिएक्शन आ रहा है उससे उनको कोई शनीद मिली हुई है कि शायद कोई ऐसे मामलात हैं। तो बहरहाल जो भी है, मैं समझता हूँ क्लाइमेक्स की तरफ चीज़ें जा रही हैं, दोनों तरफ से अभी जो है एक आग बराबर लगी हुई है, और हम जिक्र नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा ये सियासत बराए सियासत के ऊपर रहता है। इस वक्त मुल्क के अंदर जो है सूरत हाल ठीक नहीं है, जो बलूचिस्तान से ख़बरें आ रही हैं और जो केपी के अंदर सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है। वो इमेजेस हम ना दिखा रहे हैं ना उस पर बात हो रही है, पर वो कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। सिक्योरिटी के मामला बड़े संगीन हो गए हैं और वो हल सियासी हल मांगते हैं, वो ज़ोर के साथ नहीं चलता। और अभी तो एक किस्म का, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ये हुआ है, तो एक याद दहानी भी आती है कि हम अगर सही वक्त पे सही फैसले कर लें तो ठीक है, सियासी हल तलाश करने की कोशिश करें। हमने वो तमाम लोग जो फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान के अंदर जो बातचीत कर सकते थे, जिनको सियासी हल किया जा सकता, वो मॉडरेट ज़माने, उनको हमने सबको खुडे लाइन लगा दिया। अब वहाँ कोई बातचीत करने वाला कोई रह नहीं गया, कोई मॉडरेट जो है उसको या तो
जीतने नहीं दिया गया या उसको वैसे खुदे लाइन लगा लिया, जिम्मेदारी का तो सबूत भी इसलिए वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही। और केपी में भी इस तरह ही जो ये जलसे जुलूस हो रहे हैं और जो तादाद में लोग आ रहे हैं और जिस तरह की नाराबाजी हो रही है, हम अवॉइड करते हैं कि उसको फ्लेयर अप ना किया जाए, मगर वो कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। तो बस ये उम्मीद की जा सकती है कि सारे सिनारियों में ये देखें कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वाली अगर देखें केपी और उसके पंजाब की भी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है कि अभी ये तमाम अभी जमात इस्लामी का मामला भी चल रहा है, अभी रोज़ ये जलसे जुलूस कर है। तो जब ये इतनी ज़्यादा एक चीज़ चल रही हो तो फिर दुश्मन को भी मौका मिलता है कि कोई छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी आग साबित होती है। तो इसलिए राइट टाइम पे स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन जो होता है, ये स्टिच इन टाइम कर लेना चाहिए। आखिरी सवाल है, मुझे ये बता दें कि जिम्मेदारी का मुजाहरा आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? नहीं, यहाँ पे जो है स्टेट्समैनशिप की तो एक बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है और उसके अंदर फैसला क्योंकि हुकूमती पार्टी ने करना होता है। एक पार्टी तो बिल्कुल दबी हुई है, दीवार के साथ लगी हुई है, वो तो कह रहे हैं कि जनाब हमारे से जो है ना कुछ उनको रिलीफ चाहिए है, मगर ये फैसला जिन्होंने करना है वो तो फैसला साजों ने करना है। मगर फैसला साजों की तरफ से अभी कोई इस तरह की सोच की कोई निशानदही नहीं मिल रही है, अभी कोई सबूत नहीं आ रहा कि इन लाइंस पे सोचा जा रहा है। मगर ओवरऑल बिग पिक्चर की जो हम बात करते हैं सारे अंदर सिक्योरिटी को भी देख लें और बाकी मामला भी देख लें तो हालात नज़र हम भी रखे रहेंगे और जितनी भी अहम मालूमात अपडेट्स होंगी वो अपने तमाम देखने वालों तक भी पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक्स सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।